आज हम आपके सामने डिफरेंट थियोरीज ऑफ लर्निंग के तहत क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो आईपी पावलोव का दिया हुआ है, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा प्रारंभ करने से पहले आपको बताऊं कि अधिगम के ऊपर विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जितने सारे मनोवैज्ञानिक हैं, सभी मनोवैज्ञानिक अपने सिद्धांत के मार्फत से कहना चाहते हैं कि हमारा जो अधिगम होता है या हमारे बच्चों का जो अधिगम होता है, उस अधिगम में कोई कहते हैं कि ट्रायल एंड एरर के मार्फत से होता है, कोई कहते हैं कि कंडीशनिंग के मार्फत से होता है, कोई कहते हैं कि इंसाइट के मार्फत से होता है। हर मनोवैज्ञानिक अपने अपने सिद्धांतों के मार्फत से अपनी बात को अपनी तरह से रखना चाहते हैं और वो कहना चाहते हैं कि ये जो मैं कह रहा हूँ यही बात सही है। लेकिन सत्य इससे थोड़ा सा दूर है। जब हम विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों की विभिन्न थ्योरीज़ की जब हम चर्चा करेंगे तो फिर आपके सामने इस बात उभर कर आ जाएगी कि किस सिद्धांत के मार्फत से या किन किन सिद्धांतों के मेल से हमारा लर्निंग प्रभावित होता है, या हम जो बच्चों को कक्षा में पढ़ाने का काम करते हैं, सिखाने का काम करते हैं, उस पढ़ाने या सिखाने में कौन सी थ्योरी कितनी प्रभावी है या कौन सी थ्योरी कितना उपयोगी है। तो मैं लॉ ऑफ कंडीशनिंग की चर्चा करूं कि जैसे कि आईपी पावलोव जो रसिया के रहने वाले थे, मूलतः ये शरीर क्रिया शास्त्री थे और इन्होंने जो ये अपने सिद्धांत के मार्फत से एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो लोकप्रियता मिली इनको और इन्होंने जो अपूर्णीय योगदान दिया मनोविज्ञान को, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से 1904 ईस्वी में इनको नवाजा गया। और ये बात बहुत दूर तक गई कि हमारे सीखने में, हमारे किसी प्रकार के अधिगम में क्लासिकल कंडीशनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसको पावलोव ने एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। आपको बताऊं कि विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए, उनको एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताने के लिए विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं का प्रयोग प्रारंभ से ही मनोविज्ञान में किया जाता रहा है। और उसी क्रम में आईपी पावलोव ने एक कुत्ते के ऊपर इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि कुत्ते को भूखा रखा, कुत्ते के गलफरे में एक यंत्र रख दिया गया ताकि उससे ये पता लगे कि जो उनके रस का जो स्राव होता है, जो लार जो वो टपकाता है, वो कितना टपकता है। इसके लिए उसने गलफरे में उस यंत्र को रख दिया और उसको मजबूती से कमर में बेल्ट लगाकर और फिर दो बगल में खंभे के सहारे उस कुत्ते को अवस्थित कर दिया गया। सामने एक टेबल या कुर्सी पे आप एक सामने रखा हुआ था, उसके सामने एक आईना भी रखा हुआ था। और फिर इसमें क्या किया जाता था कि नेपथ्य से पीछे से एक घंटी की आवाज़ होती थी और घंटी की आवाज़ होने के 30 सेकंड के बाद उस कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था। जाहिर है कि भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता है। चूँकि यहाँ पे भोजन जो है एक स्वाभाविक उद्दीपन है और इस स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भोजन को देखने के बाद कुत्ते के मुंह से जो लार टपकता है, यह क्या स्वाभाविक अनुक्रिया है। चूँकि जब भी कुत्ते खाना को देखते हैं ना, तो खाना को देखने के बाद स्वाभाविक रूप से उनके मुंह से वो पूरा मुंह खोल के अपने जीभ के मार्फत से वो लार टपकाना शुरू कर देते हैं। तो प्रारंभिक अवस्थाओं में शुरू के प्रयास में ऐसे ही किया गया कि 30-30 सेकंड के बाद कुत्ते के सामने वो खाना लाया जाता था, कुत्ता खाना को देखने के बाद लार टपकाता था और भोजन को प्राप्त कर लेता था। फिर बाद में क्या किया गया कि घंटी की आवाज़ तो बजती थी लेकिन खाना देर से आता था और पाया ये गया कि घंटी की आवाज़ के साथ ही कुत्ते ने अपना साहचर्यात्मक संबंध कायम कर लिया। और फिर क्या होता था, घंटी की आवाज़ मात्र सुनने से ही कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था।
कुत्ते ने ये समझ लिया कि अब घंटी की आवाज़ हुई तो निश्चित रूप से हमारे सामने खाना आएगा। यहाँ पे घंटी की आवाज़ एक अनुबंधित उद्दीपन का काम कर रहा है, और फिर इसके बाद जो फिर लाट का टपकाना होता है कुत्ते के द्वारा, वो एक स्वाभाविक अनुक्रिया का काम करता है। तो जाहिर है कि हमारे किसी प्रकार के सीखने में इस प्रकार की बातें होती है। जैसे मान लीजिए हमारे कोई मित्र हैं जो बराबर आते हैं, जब सामने आते हैं, वो फिजिकली जब प्रेजेंट होते हैं, जब उनको हम देखते हैं तो कहते हैं कि हमारे ये मित्र आ गए, हमको देखकर बड़ी खुशी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मित्र जिस बाइक से आते हैं, मित्र जिस 4 व्हीलर से आते हैं, दूर से ही जब उनका हॉर्न बजता है ना, तो उस हॉर्न की आवाज़ को सुनने के बाद ही हमको लगता है कि हमारे मित्र आ गए हैं, और उनके आने से पूर्व ही हम अपना गेट खोलकर उनके सामने हम खड़े हो जाते हैं। तो जाहिर है कि कहता है यहाँ पे आपको पावलोव कि हमारा जो कुछ भी सीखना होता है, विभिन्न प्राणी जो विभिन्न प्रकार से सीखते हैं, उनके सीखने में जो क्लासिकल जो कंडीशनिंग है, इसके मार्फत से वो सीखता है। और निश्चित रूप से पावलोव जो ये बात कहते हैं तो उनकी इन बातों में दम है। हालांकि बहुत सारे आलोचकों ने इस पर सवालिया निशान उठाया। वो कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के सीखने में, खासकर मनुष्यों के ऊपर, मनुष्य जब मैच्योर्ड हो जाता है, युवावस्था को प्राप्त कर लेता है, तो वहाँ जाकर क्लासिकल कंडीशनिंग बहुत दूर तक काम नहीं करता या बहुत हद तक काम नहीं करता। लेकिन खासकर बालक बालिकाओं में या फिर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जिनका मानसिक विकास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ होता है, उनके ऊपर बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। तो तमाम आलोचनाओं के बावजूद पावलोव का जो ये थ्योरी है, और पावलोव ने जिस एक्सपेरिमेंट के मार्फत उन्होंने बताना चाहा है, वो निश्चित रूप से 100% वो सफल रहे इस मामले में कि हमारे सीखने में निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में क्लासिकल कंडीशनिंग का निश्चित रूप से योगदान होता है। आगे हम इसी क्रम को बढ़ाते हुए दूसरी थ्योरी की चर्चा करेंगे।